Hello everyone, I Tejas Goyal, PGT Biology, today presenting you on the topic of genetic and variation. Today we're gonna learn about the molecular basis of inheritance. In the previous chapter, you have learned the inheritance pattern and the genetic basis of such pattern. At the time of Mendel, the nature of those factors regulating the pattern of inheritance was not clear. So we're gonna learn about today DNA and RNA. What is the full form of DNA? Deoxyribose nucleic acid, and RNA, ribose nucleic acid. There are two types of nucleic acid found in living system. DNA act as genetic material in most of the organism, and RNA act as genetic material in case of viruses. So we're gonna discuss about the both the structure on the basis of their strand. Moving forward, what are the components that help us to make the structure of DNA? DNA is made up of nucleotides. And what are actual nucleotides? Nucleotides are made up of 5 carbon sugar deoxyribose. Second, a phosphate group. Third, a nitrogen containing base. That may be A, G, C, and T. DNA in many nucleotides bound together, held together with hydrogen bond. मतलब इसका यह है कि भाई जो दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में सेंटर में से नाइट्रोजन जो बेसिस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्ड करते हैं, और जो नाइट्रोजन और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दैट इज़ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. एंड जो शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनता है, दैट इज़ phosphate bond. Moving forward, and what are pyrimidines? Previously we discussed about the nitrogen bases and the structure of A, G, C, T in case of DNA, but in case of RNA there is U in place of thymine. The structure of C, T, U, A and G. A and G are purines. C, T, U and are pyrimidines. Purines are containing two ring structure, whereas pyrimidines has only single ring structure. Each nucleotide consists of 5 carbon, phosphate group, nitrogen as base, in which we learn about their bondings, purines and pyrimidines. Moving forward, sugar phosphate backbone. What is the meaning of sugar and phosphate and बैकबोन? जो शुगर एंड फॉस्फेट है, जब वो कंपाउंड जुड़ता है, जैसे देखो अभी इस फिगर के अंदर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा शुगर एंड फॉस्फेट है, यहाँ पे मैंने बोला कि ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनाएगा, सिंपल एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बना दिया. लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो जो फॉस्फेट है वो 5' एंड पर जो है वो ऊपर वाले शुगर के साथ जुड़ा हुआ है. कौन से एंड पर? 3' एंड पर. तो यहाँ पर जो हमारा ब्लू कलर का आ रखा है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, जिसमें आप देख रहे होंगे दोनों साइड के अंदर ब्लू एंड थोड़ा सा ब्राउनिश कलर के अंदर, तो इस साइड के अंदर है जो हमारे नाइट्रोजनस बेस है पर्पल येलो या फिर ग्रीन कलर में, वो हमारे सेंटर में है, हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड बना हुआ है, और जो हमारे शुगर एंड फॉस्फेट है वो क्या है, हमारे साइड में है. तो बैकबोन का काम क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करना. जैसे हमारी बॉडी के अंदर वर्टिब्रास हैं, रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं जिसे हम, वो क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. वैसे शुगर एंड फॉस्फेट जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है. 5' से 3 एंड इसकी पोलैरिटी रहती है, और ये इसे क्या करता है? एक इरेक्ट पोजीशन में या फिर हम स्टडी करने में या फिर जो भी इसका मॉडल स्ट्रक्चर होता है सब बनाने में हेल्प करता है. तो जो इसका शुगर का ऊपर वाला पोर्शन होगा 5' एंड, वो पोलैरिटी प्रोवाइड करेगा 5' एंड की, एंड जो नीचे इसका एंड होगा 3' एंड, जहाँ पर OH ग्रुप होगा जो फॉस्फेट को बाइंड करने में हेल्प कर रहा है, वो क्या बनाएगा? 3' एंड. और दो शुगर के बीच में जो फॉस्फेट बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. मूविंग फॉरवर्ड, न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड आर द मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल.
हर लिविंग सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, दैट मे बी RNA, दैट मे बी DNA। अगर उसको लिविंग कहलाना है तो उसके अंदर DNA का, RNA का होना जरूरी है। Friedrich Mischer was the first person isolate the nucleic acid from the pus cell. He called it as न्यूस्लिन। उसने क्या बोला इसको? न्यूस्लिन बोला। और उसने इन्वेंट मतलब इसे देखा कब था? 1869 में। प्लीज़ नोट डाउन, 1869 में। As it has an acidic nature, hence ओल्टमैन कॉल्ड इट एज न्यूक्लिक एसिड। बाद में ओल्टमैन आए जिन्होंने इसको बोला कि भी इसके पास एसिडिक करेक्टर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, जिन्होंने इसे क्या नाम दे दिया? न्यूक्लिक एसिड। देन फर्दर अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड को नाम दे दिया गया 2 टाइप से, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो हम ये बात करते हैं। तो अगर हम बात करें बाद में क्या हुआ, 1953 में 2 साइंटिस्ट थे, जेम्स वाटसन एंड फ्रांस क्रिक्स, जिन्होंने क्या करा, बेस्ड ऑन द एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटाबेस प्रोसेस्ड बाय म्यूर्सी एंड फ्रैंकलिन, प्रपोज्ड अ वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। मतलब जो वाटसन और क्रिक थे उन्होंने क्या करा, 1953 के अंदर एक्स-रे डिफ्रैक्शन डायग्राम की, एक्स-रे डिफ्रैक्शन की हेल्प से उसको जो DNA का स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने डिस्कवर कर लिया। और बाद में चरगाफ रूल के जरिए बताया गया कि भी उसके अंदर AGCT, जो हम इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर आप 4 देख रहे हो, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वाइनिन, यूरेसिल, तो ये 4 चरगाफ रूल के जरिए उसने बताया A+G/T+C। तो उसने स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अब A और T बनाते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो फर्स्ट फिगर में, एंड C and G बनाते हैं क्या? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसकी पोलैरिटी ये एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन होते हैं, एक जाता है 3' से 5' और दूसरा अपोजिट में आता है 5' से 3'। जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट डायग्राम के अंदर ही, अगर आपने फर्स्ट शुगर देखा ऊपर 5' है, अगर आपने लास्ट वाला नीचे वाला शुगर देखा उसके देखो लास्ट में फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, वो 3' एंड हो गया, तो 5 से 3 जा रहा है। एंड देखो अगली जो चेन हमारी उल्टी अपोजिट हो गई है, तो हम यहाँ पे इस वे से बात करेंगे। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर जो है कि ये एंड ये है, एक एंड ये है, एक एंड ये है, एक एंड ये है, ये क्या हो गया हमारा 5' एंड, ये क्या हो गया हमारा 3' एंड, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से देखो 5' एंड, ये क्या हो गया हमारा 3' एंड। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। जो ये हमारा ये बॉन्ड बन रहा है दैट इज़ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दैट इज़ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड दैट इज़ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो हमने इसके बारे में ध्यान देना है। और जो ये बन रहा है ये क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। मूविंग फॉरवर्ड, DNA स्ट्रक्चर एज पर चरगाफ रूल, न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस A=T, C=G, जो कि वाटसन एंड क्रिक्स ने बाद में हमें मिलकर बताया कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि बैकबोन बन रही है हमारी साइड में और हमारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं बी सेंटर में अरेंज हो रहे हैं, जो कि अगर हम बात करें DNA के अंदर T होता है, U नहीं होता, और RNA में U होता है और T नहीं होता। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है हमारा डबल स्टैंडर्ड DNA स्ट्रक्चर। सेंटर में आप देख रहे हो क्या नाम है, सिंगल रिंग ज्वाइन हो रही है डबल रिंग के साथ, डबल रिंग ज्वाइन हो रही है सिंगल रिंग के साथ, T ज्वाइन हो रहा है A के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, G ज्वाइन हो रहा है C के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। एज यू कैन सी हेयर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे A जोड़ रहा है T के साथ, G जुड़ रहा है C के साथ, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया सोच के देखो, बैकबोन जो है मेंशन कर रखा है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये बीच में हमारे क्या हो गए, सारे के सारे नाइट्रोजनस बेसिस, जैसे हमारा 3' एंड हो गया, 5' एंड हो गया। एंटी पोलैरिटी, इसके बारे में आप लोगों ने ध्यान से देखना है, क्या है ये एंटी पोलैरिटी। तो मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज सेंट्रल डोगमा? सेंट्रल डोगमा मीन्स the replication is a one flow of information from one cell to another cell। DNA रेप्लिकेट करके बनाता है RNA मतलब DNA से DNA बनेगा तो रेप्लिकेशन होगी, DNA से RNA बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगी, एंड RNA से प्रोटीन बनेगा मतलब कोई एंजाइम बनेगा, कोई भी चीज़ बनेगी, हार्मोन बनेंगे, तो वो किसके हेल्प से बनते हैं, हमारे ट्रांसलेशन की हेल्प से। रेप्लिकेशन में क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ RNA मेक ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ। जब एक सेल को दूसरा नया सेल बनाना होता है तो वो क्या करता है, अपनी कॉपी बनाता है।
द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए। जब डीएनए को कोई इंस्ट्रक्शन देनी होती है कोई काम करवाने के लिए, तो वो क्या करता है, आरएनए को फॉर्मेशन करता है। जैसे मान के चलो प्रिंसिपल मैम को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो टीचर को इन्फॉर्मेशन देंगे काम करने के लिए, कि बोलेंगे आगे क्या कर, अपने बच्चों को ये बताना है और उनसे काम करवाना है इस कोड के अनुसार। तो आरएनए क्या करेगा, अपने पास कोड कंटेन करेगा, जो बच्चों के पास, जैसे हम आपके पास इंफॉर्मेशन पास करते हैं, जैसे प्रोटीन पास करेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन के सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा, किसकी फॉर्म से, एमआरएनए की सीक्वेंस से। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सिंपल फॉर्म के अंदर आप दे सकते हो, तो ये चीज़ हो जाएगी इसके अंदर। अब बात करते हैं पैकेजिंग की। किसकी बात करते हैं हम लोग, डीएनए पैकेजिंग की। पैकेजिंग का मतलब ये हो जाता है, अगर हम इसमें नॉर्मल फॉर्म में देखें, तो एक हमारे पास बनता है कोर हिस्टोन। जैसे हमारे पास 4 टाइप के प्रोटीन हो गए, H4, H3, H2B, H2A। ये हमारे पास डबल डबल फॉर्म में होते हुए बनाते हैं हिस्टोन कोर ऑक्टामर। ऑक्टामर मीन्स 8। ये कंबाइन होकर बनाते हैं 8 हिस्टोन प्रोटीन, जिसके अराउंड क्या करता है, डीएनए रैप करता है। जैसे 2 नैनोमीटर का हमारा क्या था, डीएनए का डायमीटर था, वो इसके अराउंड बाइंड हो रहा है। देखो जो बाइंड हो रहा है तो क्या बन रहा है, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। यहाँ से सभी देख पा रहे होंगे, ये डायमीटर इसका इतना था, जब ये एक हिस्टोन के अराउंड डीएनए बाइंड हुआ, 200 कितने बेस पेयर, 200 बेस पेयर। यहाँ पर एक लिंकर डीएनए होगा जिसे हेल्प करेगा लिंक करने में, जैसे यहाँ पर होगा कि यहाँ पर होगा, और यहाँ पर हमारे पास 173, और बीच में हमारे पास कितने आ जाएंगे, थोड़े से डीएनए होंगे। तो ये सारा सारा क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। और कैसे बनेगा, बीड लाइक, जैसे मोतियों की माला जो होती है ना, उस टाइप से बनेगा ये स्ट्रक्चर। ये कैसे बनेगा, बीड लाइक। तो हमने इसके बारे में नोट करना है। तो आगे जाकर न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बना, जब और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसोम सुपर हेलिक्स, देन क्रोमेटिन फाइबर। देखो कंडेंस होता जा रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से धीरे 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 कंडेंस होता जा रहा है। यहाँ से क्या बन रहा है, न्यूक्लियोसोम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, एंटायर क्रोमोसोम पार्ट, जो मेटाफेज में हम देखते हैं इसके अंदर हम। मूविंग फॉरवर्ड, डीएनए पैकेजिंग। हाउ डू यू फिट ऑल द डीएनए इनटू द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट्स। अब जो डीएनए का साइज होता है वो हम बात करते हैं 2 मीटर तक का होता है। तो एक सेल का साइज इतना छोटा होता है, तो 2 मीटर का डीएनए कैसे आएगा उसके अंदर। तो उस डीएनए की हमें क्या करना पड़ेगा, सुपर कोइलिंग करनी पड़ेगी। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होगा, न्यूक्लियोसोम बनेगा, क्रोमेटिन फाइबर बनेंगे, डीएनए लूप बनेंगे, क्रोमोसोम बनेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखते जाएँ, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसकी सुपर कोइलिंग होती जाएगी। ये हमारे पास ग्राफ्स हैं जो हमने स्लाइड्स वगैरह फॉर्मेशन में देखे हुए हैं। तो ये बनता चला जाएगा और लास्ट में हमारे पास क्या 1400 नैनोमीटर आ जाएगा, जो कि हमारे क्या है, मेटाफेज क्रोमोसोम है। देखो लूप डोमेन्स, क्रोमेटिन फाइबर, न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम। तो ये हमने ये पढ़ना है यहाँ से, जो हमारा ये बनता चला जाएगा। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। ये यहाँ से डीएनए है, जैसे इसको हिस्टोन प्रोटीन से यहाँ से मिले, ये इसके अराउंड ऐसे बाइंड करता चला गया। देखो कर रहा है बाइंड, ये आगे जाके बन रहा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कंडेंस फॉर्म में आ रहा है, धीरे 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 करके सुपर कोइल जाके देखो जैसे बन रहे हैं। यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ से सुपर कोइल फॉर्मेशन हुआ। यहाँ से 1400 नैनोमीटर तक का अगर हम बात करें, 1400 नैनोमीटर तक का हमारे पास ये क्रोमोसोम आ गया। यहाँ से हमने क्या करा, डीएनए की पैकेजिंग स्टार्ट कर दी, और डीएनए पैक होकर कहाँ चला जाएगा, हमारे न्यूक्लियस के अंदर। वहाँ पे डीएनए क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर पैक हो जाएगा। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, जो न्यूक्लियस होता है वो नेक्ड फॉर्म में रहता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जो न्यूक्लियस क्या रहता है, नेक्ड फॉर्म में अवेलेबल रहता है। I hope everyone understand this topic. Thank you and have a nice day.